चैप्टर 191 व्हाइट ड्रैगन मशीनरी ग्रुप। शौर्य आलीशान होटल के एक कमरे के अंदर एक घुटने पर बैठे लड़के के माथे पर बंदूक तानकर खड़ा था। उस कमरे के अंदर जमीन पर एक लड़की बैठी थी जिसने अपने ऊपर सूट का कोट ओढ़ रखा था। वहीं शौर्य के पीछे अद्विका और अर्णव खड़े थे। अद्विका ने शौर्य का बंदूक वाला हाथ थाम रखा था। शौर्य ने पीछे मुड़कर अद्विका को देखा और बोला, बीवी, क्या तुम इसे बचाना चाहती हो? ये सुनकर अद्विका ने मुस्कुराते हुए शौर्य के हाथ से बंदूक ली और बोली, हमारे सामने वो अंधी लड़की बैठी है जिसे ये पता नहीं कि अगर उसका पति उसके लिए इन सारी मुसीबतों से जा सकता है तो उसे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उसे हर बार डांटना और उसका अपमान चाहिए। फिर उसने उस गन को सैंडी के माथे पर रखा और बोली, ऐसे लड़कों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। फिर उस लड़के का बाप खुद को सम्राट ही क्यों ना हो, उसे अपने पति के साथ खड़ा होना चाहिए। इतना कहकर अद्विका ने बेरहमी से सैंडी के सिर में गोली मार दी। सैंडी का बेजान शरीर फर्श पर पड़ा था। तभी अद्विका अर्णव को देखते हुए बोली, मिस्टर अर्णव, इसीलिए तुम दूसरे नंबर पर रहोगे क्योंकि तुम अकेले हो और हम दो हैं। तुम्हें जल्द ही अपने लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो तुम्हारे सुर में सुर मिलाकर रहे, ना कि तुम्हें बगल में करके अपने स्वार्थ को साधने की कोशिश करे। इतना कहकर अद्विका ने शौर्य को उसकी गन वापस कर दी और शौर्य के हाथ में हाथ डालकर वहां से निकल गई। अर्णव ने फर्श पर बैठी अपनी पत्नी को देखा जिसका चेहरा सूजा हुआ था। फिर उसने एक गहरी सांस भरी और बोला, मैंने तुम्हें कई मौके दिए मुझे समझने के लिए, लेकिन तुम हो कि अपनी ही दुनिया में खोई रही। तुमने मेरे होते हुए भी अपने माँ के कहने पर कई और अमीर लड़कों से रिश्ते बनाने की कोशिश की और इस वजह से आज तुम्हारी ये हालत है। हर बार मैंने जी जान लगाकर उन लड़कों को तुमसे दूर किया था, पर तुम किसी कुत्ते की दुम की तरह कभी सीधी नहीं हो सकी। अनिका भानुशाली, मैं तुमसे आज अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ ताकि तुम अपने मन की मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सके, ना कि इस मजबूरी में बंधे रिश्ते को निभात रहो। अर्णव ने फिर अपने शर्ट को झटका और बोला, वो जो लड़का अभी आया था तुम्हें पता है वो कौन था? तुम खुद को इतनी बड़ी बिजनेस क्वीन कहती हो तो तुम्हें उसे पहचान जाना था। उसका नाम शौर्य अग्निहोत्री है, गीतांजलि कॉरपोरेशन का इकलौता मालिक। वो छोड़ो, क्या तुम मेरी असलियत जानती भी हो? मेरा नाम अर्णव भारद्वाज है और मैं भारद्वाज कॉरपोरेशन का इकलौता मालिक हूँ, बिल्कुल शौर्य की तरह। मेरे पिता ने मुझे तुम्हें सिर्फ प्यार से जीतने के लिए कहा था और इसी शर्त पर मैंने अपनी असलियत तुमसे छुपाई और तुम्हारे साथ एक मामूली पति बनकर रह रहा था। लेकिन प्यार तो बड़ी दूर की बात है, तुमने तो मुझे कभी एक दोस्त की नज़र से भी नहीं देखा। उसने अपना फोन निकाला और अपने पिता को कॉल किया और बोला, आज एक तो मैं आपका बेटा बनकर आपका बिजनेस संभलूंगा या फिर आप एक बेऔलाद मारना पसंद करेंगे, ये आपकी चॉइस होगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये लड़की अगली बार मेरे माथे कभी थोपने की कोशिश मत करना। अर्णव की बात उसके पिता कुछ समझी नहीं तो अर्णव ने आज सारी हकीकत अपने पिता को ज्यों का त्यों सुना दी, जिसे सुनकर वो कुछ देर तक खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन अनिका को देने के लिए कहा। अर्णव ने फोन अनिका को दिया। अनिका ने जब फोन अपने कान पर लगाया तो उधर से अर्णव की पिता देवेंद्र भारद्वाज नाराजगी से बोले, मुझे पता नहीं था कि मेरे होनहार बेटे की इज्जत तुमने इतनी कम आंकी थी। कल ही मेरा लॉयर डाइवोर्स पेपर्स लेकर आएगा, चुपचाप उस पर साइन कर देना और अपने पापा से कह देना कि उनके शर्त के मुताबिक मेरे बेटे ने अपना धर्म निभाया पर तुम उसे निभा नहीं पाई। इतना कहकर देवेंद्र ने फोन काट दिया। अनिका अब पूरी तरह टूट चुकी थी।
उसने अपनी पूरी जिंदगी आने वाली हर मुसीबत को खुद से सॉल्व किया था, मगर अब उसे पता चल रहा है कि आज तक उसे अर्णव पर्दे के पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा था, और वो थी कि उसकी कीमत नहीं समझ सकी। उसे आज खुद पर ही घिन आ रही थी। उसने अपनी आंखें खोलकर क्यों नहीं देखा? क्यों उसने अर्णव को समझने की कोशिश नहीं की, जबकि अर्णव हर कदम पर उसके साथ खड़ा रह रहा था? इन सभी बातों के बारे में सोचते हुए वो अपनी जगह से उठी और उसने अपने बिखरे पड़े कपड़े उठा लिए और पहनकर बाहर निकल गई। अर्णव ने भी फोन करके पुलिस को बताकर सैंडी की बॉडी को दास के पास भेज दिया और वो भी अपने घर निकल गया। इधर शौर्य और अद्विका अपनी गाड़ी में बैठकर वापस निकल गए थे। तभी कुछ दूरी पर हाईवे के एक चेकपोस्ट पर शौर्य ने कड़े पुलिस बंदोबस्त को देखा। पुलिस इस वक्त हर गाड़ी की तलाशी ले रही थी। वहीं कुछ दूरी पर विराज भी अपनी जीप के बोनट पर बैठकर हर डॉक्यूमेंट को चेक कर रहा था और वायरलेस पर अलग अलग जगहों की रिपोर्ट ले रहा था। तभी शौर्य की गाड़ी भी चेक करने के लिए रोकी गई। शौर्य ने गाड़ी से उतरकर अपने डॉक्यूमेंट्स पुलिस को दिखाए। डॉक्यूमेंट्स को अपने पास मौजूद डेटा से मैच करते ही पुलिस ने शौर्य को आगे जाने का इशारा किया। शौर्य ने आगे जाकर अपनी गाड़ी बराबर विराज के जीप के आगे रोक दी। जब विराज ने शौर्य को अपने सामने देखा तो उसने उछलकर शौर्य को गले लगाया। अच्छा हुआ तू खुद यहाँ आ गया मेरे भाई। अभी अभी खबर मिली है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी ग्रुप व्हाइट ड्रैगन के सदस्य देश में आए हैं। उनका निशाना देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता है। इसके पीछे किसकी चाल है ये तो पता नहीं है, पर इतना मैं इतना कह सकता हूं कि ये लोग बड़े ही प्रोफेशनल है। ये अपना टारगेट कभी नहीं चूकते। और अभी मिली खबर अनुसार वो लोग मुंबई में पहुंच चुके हैं। इस बार व्हाइट ड्रैगन में काम कर रहे सभी भारतीय वंश के लोगों को यहां भेजा है ताकि वो लोग यहां लोगों के बीच घुल मिल सके। विराज ने सब कुछ एक ही सांस में शौर्य को बता दिया। शौर्य ने कुछ देर तक सोचकर विराज से कहा, ये लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आखिर इन्हें क्या प्रॉब्लम है हमारे यहाँ हो रहे इलेक्शन से? वो तो हमें भी पता नहीं चल रहा। उन लोगों ने बस अपना टारगेट सेट किया है और वो मतदान के दिन के पहले इन सभी टारगेट्स को एलिमिनेट करने वाले हैं। शौर्य ने अपना सिर खुजाया और बोला, क्या तुम्हारे पास में लोगों की कोई फोटो या स्केच है? इस सवाल पर विराज ने ना में अपना सिर झुका लिया। तभी एक ऑफिसर जिसने शौर्य के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया था वो शौर्य को विराज के साथ देखकर थोड़ा हैरान हुआ, फिर पास आ गया। उसने उन दोनों के बीच की बातें सुनी और हैरान हो गया, क्योंकि विराज ने सारी टॉप सीक्रेट जानकारी इस लड़के को बता दी थी। ये सही बात नहीं थी। ये ऑफिसर खुद को न्याय का पुतला मानता था और कानून को सबसे ऊपर मानता था। उसे विराज का ये रवैया अच्छा नहीं लगा और वो उनके सामने आकर विराज से बोला, सर आप एक सिविलियन को ये जानकारी नहीं बता सकते, वरना आपकी ये बात हमें किसी ब्रह्म संकट में डाल सकती है। ये सुनकर विराज हंसने लगा और उस ऑफिसर से बोला, ओ मेरे भाई, ये तुम्हें किस एंगल से सिविलियन लग रहा है? इसके जितना तो मैं भी ऑफिशियल नहीं हूं। ये मेरा छोटा भाई है और ये आर्मी से है। ये सुनकर वो ऑफिसर शौर्य को ऐसे देखने लगा मानो उसने कोई अजूबा देखा हो। शौर्य ने अपना आर्मी का आईडी कार्ड निकाला और ऑफिसर को देखते हुए बोला, ऑफिसर मेरे लिए देश की सुरक्षा मायने रखती है, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय हो या अंतर्गत सुरक्षा। शौर्य का आईडी कार्ड देखकर वो ऑफिसर बहुत ज्यादा शॉक हुआ और अपने थरथराते हाथों से उसने शौर्य को एक सैल्यूट कर दिया। शौर्य ने मुस्कुराते हुए उसे एक सैल्यूट किया और फिर विराज के पास चला गया।
भाई विराज, अगर तुझे ये कैसे सॉल्व करनी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर कितने दिनों तक मैं तुम्हारी बार बार मदद करूंगा यार। तुम अब एक साधक हो, ये तू और तुम्हारी पत्नी बार बार भूल जाते हो क्या? चल ये ले, जो डाटा तुझे चाहिए वो इस पेन ड्राइव में है और उनके लोकेशन की लिंक तुम्हारे व्हाट्सएप शेयर की है। अब बाकी का काम तुम खुद निपटाओ, मैंने तुम्हें मेरा जनरल बनाया है यार। तभी विराज के फोन की नोटिफिकेशन बजी और उसके मोबाइल में उनके लोकेशन की लिंक भी मिल गई। शौर्य ने विराज से उन लोगों की बात सुनते ही सिस्ट से उनकी लोकेशन और उनकी जानकारी डार्क वेब से निकाली थी, लेकिन इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देने वाले ने अपना कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली दिया था, इस वजह से उसकी जानकारी सिस्टम को नहीं मिली, पर वो भी जल्द ही उसे मिल जाएगी। तभी विराज शौर्य को देखकर बोला, अरे भाई, इनकी लोकेशन तो अभी यहाँ नजदीक नहीं है, ये लोग इस वक्त संभाजी नगर में छुपे हुए हैं, यहाँ से वहां पहुंचने तक मेरी रात निकल जाएगी। ये सुनकर शौर्य ने रक्त सम्राज्ञी को बाहर निकाला। तभी रक्त सम्राज्ञी की नाराज आवाज आई, मास्टर, मैं इस चौमू के साथ नहीं जाऊंगी, ये मुझे लाइन मारता है। ये सुनकर शौर्य हंस पड़ा और बोला, इस बार वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इसकी पत्नी उसके साथ होगी, तो तुम इसके साथ जा सकती हो। ये सुनकर रक्त सम्राज्ञी चुप हो गई और विराज के हाथ में चली गई। तलवार मिलते ही विराज ने अपने एसीपी को बुलाया और चेकिंग जारी रखने के लिए कह दिया और डीआईजी को फोन किया और उन्हें परिस्थिति का जायजा दिया और उनसे परमिशन लेकर तलवार पर सवार होकर इशिका के पास चला गया। इशिका को लेकर विराज रात के घने अंधेरे में वो दोनों संभाजीनगर की तरफ निकल गए। उनके जाने के बाद अद्विका ने शौर्य से पूछा, उन्हें भेजने की बजाय हम दोनों चले जाते तो कितना अच्छा होता। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, अरे मेरी जान, अगर हर बार हम ही सभी दुश्मनों को मारेंगे तो फिर इन्हें साधक बनाने का क्या फायदा। इन्हें भी अपनी शक्तियों का उपयोग करने दो कभी कभी। ये सुनकर अद्विका भी शौर्य की बात समझ गई और वो दोनों अपने घर के लिए वहां से निकल गए। इधर भारत से दूर कम्युनिस्ट पार्टी के एक ऑफिस में एक 50-55 साल का आदमी अपने फोन की ओर देख रहा था। उसे अभी अभी पता चल गया था कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को उन मशीनरी ग्रुप के देश में घुसने की खबर लग चुकी है। उसे अब बार बार ऐसा लग रहा था कि उसने भेजे मशीनरी ग्रुप में लोग कहीं पकड़े ना जाएं। वो इसी चिंता में हाथ में व्हिस्की का ग्लास लेकर उसे पिए जा रहा था। उसने अपनी मुठिया भींच ली और दांत पीसते हुए बोला, मुझे अपने देश से निकालकर तुम भारतीयों ने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारे देश को इतना बर्बाद कर दूंगा कि तुम जिस लोकतंत्र के नाम से जय जयकार करते हो उसे ही मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। इसकी शुरुआत मैं महाराष्ट्र से करूंगा। जब तुम्हारे यहाँ पर चुनाव में खड़े लोक प्रतिनिधि ही जिंदा नहीं बचेंगे तो तुम्हारा लोकतांत्रिक चुनाव कैसे होगा। इतना कहकर उस आदमी ने अपने हाथ का विस्की का ग्लास सामने बनी दीवार पर दे मारा। इस दीवार पर भारत देश का मानचित्र बना था और शराब के छींटों से हर एक राज्य का नाम धीरे धीरे मिटने लग रहा था। विराज और इशिका कुछ हो मिनटों में मशीनरी ग्रुप के ठिकाने पर पहुंच चुके थे। विराज ने धीरे धीरे हवा से तलवार को नीचे लिया और जमीन पर उतर गया। उसने आसपास का जायजा लिया। ये लोग इस वक्त एक पुराने सरकारी बिल्डिंग के अंदर थे। ये बिल्डिंग सरकार जल संपदा विभाग की थी जो अंग्रेजों ने बनाई थी। इसकी दीवारें पत्थरों से बनाई गई थी। इनकी मोटाई बहुत अधिक थी। बाहर से अगर बम भी गिर जाए तो भी इनमें दरार नहीं आ सकती थी। विराज और इशिका ने फिर अपनी बंदूकें निकाली और वो धीरे धीरे उस बिल्डिंग के अंदर घुस गए। उनके दुश्मन भी बहुत ज्यादा शातिर थे। वो सारे के सारे हाईली एक्सपीरियंस मशीनरी लोग थे। इन्हें भी आम सेनाओं की तरह ट्रेनिंग मिली थी। उनके काम में भी एक अनुशासन था।
जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि कोई उस बिल्डिंग में घुस गया है, वो लोग तुरंत सतर्क हो गए और उन्होंने अपने हथियार लोड कर लिए। विराज को भी एहसास हो गया कि उनकी उन्हें भनक लग गई है। उसने अपने साधना का उपयोग किया और तेजी से अंदर चला गया और अपने पहले टारगेट पर निशाना लगा दिया और उसकी खोपड़ी खोल दी। इशिका ने भी तेजी से ऐसा ही किया और दूसरे आदमी को भी उसने मार दिया। इस इमारत में अचानक गोलियां चलने की आवाज़ें से बाकी लोग भी सतर्क हो गए। अब तक इन दोनों ने जिन्हें मारा था वो दोनों सिर्फ गेट के पहरेदार थे। अंदर लगभग 40 से ज्यादा लोग मौजूद थे। तभी एक छोटी चीज उनकी तरफ उड़कर आई। जब विराज ने इसे देखा तो उसने तुरंत उस चीज पर गोली चला दी और गोली लगने के कारण वह चीज वापस अंदर चली गई। ये एक स्मोक ग्रेनेड था। अंदर बैठे लोगों को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ही ग्रेनेड उन्हीं के पास वापस आ जाएगा, और इसी बात में वो लोग फंस गए। अंदर अचानक चारों तरफ धुआं फैल गया। उस धुएं में वो सब लोग छुप गए। किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर खड़ा विराज अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराया और बोला, आज मेरी अर्धांगिनी होने का फर्ज तुम्हें निभाना है। आधे लोग मैं टेम्पर छोड़ता हूं और आधों से मैं निपटता हूं। तो माई डियर वाइफ, अब शुरू हो जाओ। इतना कहकर विराज अंदर धुएं में घुस गया। इशिका ने भी अपनी बंदूक को रिंग में डाल दिया और अपनी लंबी तलवार निकाली और खुद से ही बोली, साफ सफाई हाथ से होती है, बंद से नहीं पतिदेव। जरा आज मैं भी देखूं कि आपकी सफाई अच्छी होती है या मेरी। इतना कहकर इशिका भी अंदर तलवार लेकर घुस गई। तभी बाहर रक्त सम्राज्ञी उन मरे हुए गार्ड्स का लाइफ एसेंस ले रही थी। उसने उन्हें सोखने के बाद अपने ओंठों पर जीभ घुमाई और बोली, इनका एसेंस तो बहुत ही खास है, मजा आएगा आज तो। इतना कहकर वो भी धुएं में घुस गई। अंदर लोगों की चीखें गूंज रही थी और गोलियों की आवाज भी इच बीच में सुनाई दे रही थी। जब सब कुछ शांत हुआ तो अचानक ध्यान हट गया और अंदर 40 से ज्यादा लोगों की लाशें गिरी हुई थी। तभी विराज ने देखा कि एक चमकता हुआ एनर्जी का गोला हवा में तैयार हो गया और वो उड़कर रक्त सम्राज्ञी के पास चला गया। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा और अगले ही पल उसे निगल लिया। उसने फिर एक बार अपनी जीभ अपने ओंठों पर फेरी और बड़ी ही अदा से विराज को देखकर बोली, तुम्हारे साथ काम करने में सच में मजा आ गया। आजकल शौर्य मुझे काम करने के लिए नहीं बुलाया है, क्यों ना तुम मुझे अपने साथ रखो। तभी इशिका दोनों के बीच आई और बोली, बिल्कुल नहीं, मेरा पति इंसान और वस्तुओं में ज्यादा फर्क नहीं करता, कहीं ये तुम्हारे झांसे में ना आ जाए। ये सुनकर तीनों ने ठहाका लगाकर हंस दिया और वहां से निकल गए। चैप्टर 192 अद्विका पहुंची शंभाला। शौर्य रात को अपने कमरे में अद्विका के साथ उसकी बाहों में कसकर लिपटकर सो गया था। अद्विका भी उसे अपने करीब पाकर बेहद खुश थी और ये खुशी उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। तभी विला का गेट खुला, फिर इशिका और विराज अंदर आए गए। विराज के पीछे अपने इंसानी रूप में रक्त सम्राज्ञी मटकते हुए चल रही थी। उसकी चाल किसी को भी उसका दीवाना बनाने के लिए काफी थी। इसीलिए इशिका ने विराज के हाथों को कसके पकड़ रखा था। विला में दाखिल होते ही रक्त सम्राज्ञी एक रोशनी के किरण में बदल गई और शौर्य के कमरे में जाने लगी। तभी उसे दरवाजे पर ही सिस्टम और चंद्रहास ने रोक दिया। उन्हें देख रक्त सम्राज्ञी मुस्कुराई और उनके साथ छत पर चली गई। दूसरे दिन सुबह शौर्य अपनी नींद से जाग गया और उसने अपने बगल में देखा तो पाया कि बेड के ऊपर बड़ा सूटकेस रखा था और अद्विका अपने पसंद के कपड़े निकालकर उसमें भरे जा रही थी। शौर्य ने ये देखा और उससे पूछा, क्या हुआ अद्विका, कहीं जा रही हो क्या तुम?
शौर्य के सवाल पर अद्विका ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और उसकी ओर देखते हुए बोली, हाँ पर मैं जा नहीं रही, मैं तुम्हारे साथ शंभाला आ रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ शंभाला आना है। ये सुनकर शौर्य की आंखें शौक से बड़ी हो गई। तभी अद्विका उसे देखकर बोली, अगर तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे तो मैं तुमसे मिलने शंभाला को ढूंढते हुए पहुंच ही जाऊंगी। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर झुका के नाराजगी से सिर हिला दिया। उसे अच्छे से पता था कि वह अद्विका को अब मना नहीं कर सकता है। उसने उसे शंभाला के बारे में कल शाम को ही बातों बातों में बता दिया था। शौर्य अपने बिस्तर से उठकर नहाने चला गया। उसके बाद कपड़े पहनकर तैयार होकर वह अद्विका को लेकर नीचे हॉल में आ गया। हॉल के अंदर जामवाल दादाजी और विराज और इशिका बैठे थे। दूसरी तरफ तीनों सीईओ बैठी थी। शौर्य ने सभी को देखा और बोला, मैं और अद्विका 1 महीने तक बाहर जा रहे हैं। शायद हमें 1 महीने से भी ज्यादा समय लग सकता है, इसीलिए आप सभी लोग अपनी साधना करते रहना और शक्तियां बढ़ाते रहना। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको एक आत्मनिर्भर परिवार की तरह देखना चाहता हूं। शौर्य की बात सुन के सभी लोग उसे देखकर खुशी से हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। उसके बाद शौर्य भी उनके साथ पेट भरकर नाश्ता करता है और अद्विका के साथ वहां से निकल जाता है। शौर्य ने बाहर आते ही अद्विका को कमर से पकड़ा और आसमान में उड़ गया। अद्विका शौर्य से किसी छोटे बच्चे की तरह लिपटी हुई थी और उसके गोद में कनक भी बैठी हुई थी। शौर्य ने कुछ दूरी तय करने के बाद आसमान में हवा में ही स्पेस में एक दरार बनाई और वो अद्विका के साथ उसके अंदर चला गया। अगले ही पल अद्विका और शौर्य शंभाला के अंदर 12वीं पहाड़ी पर उसके कुटिया के सामने खड़े थे। नागशिखा, जो रात भर शौर्य के वापस न आने से थोड़ी चिंता में थी, वो दौड़कर बाहर आ गई। लेकिन जब उसने अद्विका को देखा तो उसके कदम अपने आप रुक गए और वो शौर्य को सवालिया नजरों से देखने लगी। वही हाल अद्विका का भी था। उन दोनों को ऐसे देखकर शौर्य ने अपना गला साफ किया और बोला, अद्विका, ये नागशिखा है और ये एक प्राचीन ड्रैगन है। हमारी कनक की तरह ये भी अब मेरे साथ जुड़ चुकी है। शौर्य की बात सुनकर अद्विका ने एक गहरी सांस ली। तभी कनक उसके हाथ से उतरकर अपने इंसानी रूप में आ गई और नागशिखा के सामने खड़ी हो गई। नागशिखा ने एक आयामी जानवर को पहली बार देखा था, वो भी इतने करीब से। वो भी उसे ध्यान से देखने लगी। तभी शौर्य नागशिखा से कहता है, नागशिखा, ये कनक हैं, तुम्हारी तरह ये भी एक आध्यात्मिक जीव है और ये मेरी पत्नी अद्विका है। ये दोनों आज से यहीं रहेगी। ये सुनकर नागशिखा ने अद्विका को झुककर प्रणाम किया। अद्विका ने भी मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। उसके बाद शौर्य अद्विका को पहाड़ी के आसपास की जगहों को दिखाने ले गया। इधर कनक नागशिखा के साथ पहाड़ी पर घूमने चली गई। टहलते हुए शौर्य ने अद्विका को सारी बातें ध्यान से समझा दी। पहाड़ी के ऊपर जब अद्विका ने शौर्य की बुलेट को देखा तो उसने उत्सुकता से शौर्य को उसे चलाने की जिद की। शौर्य ने भी उसके जिद का मान रखते हुए अद्विका को सबसे पहले यहाँ पहने जाने वाले पारंपरिक वेश धारण करने के लिए कहा। फिर शौर्य ने उसे बुलेट सौंप दी और वह खुद उसके पीछे बैठ गया। अद्विका ने बुलेट को स्टार्ट किया और उसे पहले धीरे धीरे पहाड़ से नीचे लेकर आई। फिर अगले ही पल उसने बुलेट की रफ्तार तेज कर दी और उसे पहाड़ियों के बीच बने रास्ते पर दौड़ाने लगी। आयाम के अंदर पहली बार एक लड़की को ऐसी गाड़ी चलाते हुए देखकर हर कोई हैरानी से इस जोड़ी को देख रहा था। जब लोगों ने अद्विका की खूबसूरती देखी तो वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। हर कोई जानना चाहता था कि ये भला आखिर कौन है। जब शौर्य दूसरी पहाड़ी पर पहुंचा तो अद्विका ने गाड़ी को गुरुकुल के सामने घोड़ागाड़ियों के रुकने की जगह पर बुलेट को छोड़ दिया।
शौर्य अद्विका के हाथों में हाथ डालकर गुरुकुल के अंदर प्रवेश करता है। इस वक्त हर कोई अद्विका की खूबसूरती को देखे जा रहा था। शौर्य उसे एक वरिष्ठ आचार्य के पास लेकर गया और उन्हें अद्विका का दाखिला करने की विनती की, पर वरिष्ठ आचार्य ने शौर्य की इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, क्योंकि गुरुकुल के नियमों के अनुसार अद्विका सिर्फ अगले साल ही इस गुरुकुल में प्रवेश कर सकती थी। तभी शौर्य को कुछ सूझा और अद्विका को लेकर शस्त्र निर्मिती विभाग के अंदर चला गया। उसके बाद शौर्य ने अद्विका के दिमाग में बंदूक बनाने का तरीका पूरी तरह ट्रांसफर कर दिया और उसे इस तरीके को करके दिखाने के लिए कहा। अद्विका ने भी वहां मौजूद वरिष्ठ आचार्य को अपनी बंदूक निकालकर उसे उनके सामने चलाकर दिखाया और बंदूक के हमले के असर को उनके सामने दिखाया। उस वरिष्ठ आचार्य को ये छोटा मारक हथियार बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उन्होंने उसके बारे में अद्विका को पूछने की कोशिश की, पर तभी शौर्य ने आगे आकर कहा, अगर आप इस हथियार को बनाने की विधि जानना चाहते हैं तो पहले मेरे पत्नी को गुरुकुल में प्रवेश दिला दीजिए। अगर ऐसा होता है तो मेरी पत्नी आपको ये तकनीक दे सकती है। शौर्य की शर्त सुनकर सभी लोग थोड़ा झिझक गए, फिर आखिर हार मानकर उन्होंने प्रधानाचार्य से बात करने का फैसला लिया। जब सभी लोग शौर्य और अद्विका के साथ प्रधानाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने अद्विका के प्रवेश की मांग की, जिसे प्रधानाचार्य ने सीधे मुंह नकार दिया। तभी शौर्य आगे आया और बोला, देखा आप लोगों ने, ये है आपके प्रधानाचार्य का असली चेहरा। ये आप लोगों को हमेशा पिछड़ा हुआ रखना चाहता है, इसीलिए ये आप लोगों को अच्छे प्रतिभा के छात्र को प्रवेश देने नहीं दे रहा और ऊपर से गुरुकुल के नियमों का हवाला देता है। क्या इन नियमों को इसने खुद ही कई बार बदला नहीं है? अगर वो चल सकता है तो फिर मेरे पत्नी को प्रवेश देने के लिए भी नियमों को बदला जा सकता है। अगर मेरी पत्नी यहाँ पर एक छात्रा बनती है तो वो आप लोगों को ऐसे कई हथियार बनाने में मदद कर सकती है। शौर्य की बात पर प्रधानाचार्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा। तभी एक वरिष्ठ आचार्य खड़ा हुआ और बोला, देखिए प्रधानाचार्य, आप बाहर के विभागों के साथ क्या करते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं, पर हमारा विभाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा विभाग पूरे शंभाला के अंदर हथियारों की आपूर्ति करता है। अगर आप हमारे विभाग में भी टांग अड़ाने लगे तो हम अपना समर्थन निकाल लेंगे और नए हथियार बनाना बंद कर देंगे। ये सुनकर प्रधानाचार्य सोच में पड़ गया। आखिर उसने हार मानकर अद्विका को प्रवेश दे दिया। अद्विका खुशी से उछलकर शौर्य के गले लग गई और बोली, पतिदेव आप सच में महान है, इस बुढ़े की जगह आपको ही प्रधानाचार्य होना चाहिए था। इसे देखकर ही लगता है कि इसने अच्छे होने का सिर्फ ढोंग किया है। अद्विका की बातें सभी ने साफ साफ सुनी और प्रधानाचार्य के लिए ये बातें किसी तीर की तरह थी जो उसके दिल में सीधे जाकर लगीं। वहीं पहली पहाड़ी के पीछे एक सेवक भागते हुए उस गुफा के अंदर घुस गया और प्रणाम करते हुए बोला, आपका शिकार शौर्य गुरुकुल में आया हुआ है और उसके साथ उसकी पत्नी भी आई हुई है। आप अपनी चाल जल्द से जल्द चलिए, वरना कहीं उसकी साधना फिर एक बार बढ़ गई तो फिर आपके लिए उसे मार पाना आसान नहीं होगा। ये सुनकर कोने में एक मेज पर बैठकर हाथ में खंजर के साथ खेल रहा आदमी नीचे उतर गया। उसकी छोटी दाढ़ी थी जो फ्रेंच कट की तरह दिख रही थी। उसके माथे पर काले रंग का तिलक था और उसने सिर से लेकर पांव तक काले कपड़े पहने थे। उसने आगे आते हुए खंजर को बगल की दीवार पर फेंक दिया और वो खंजर उस दीवार के अंदर घुस गया। उसने सेवक को देखा और बोला, इस मच्छर को मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम बस एक काम करो प्रधानाचार्य कहकर आज शाम एक साबुत हिरन को यहाँ भेज दो और हाँ, उन्हें कह देना कि शौर्य का शिकार पानसिंह द्वारा आज ही हो जाएगा। सेवक ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा और बाहर निकल गया।
पानसिंह अपने गले में अपने गमछे को झटकते हुए उसे मुंह पर बांधकर उस गुफा से बाहर आ जाता है। इधर प्रधानाचार्य खोजी दल के लोगों के जीवन रक्षा स्टोन को देखकर हैरान था, और जब सुबह उसने शौर्य के माथे पर वह लाल बिंदु देखा तो उसे कन्फर्म हो गया था कि शौर्य ने उसके सारे खोजी दलों को खत्म कर दिया है। इसीलिए उसने शौर्य को जल्द से जल्द मारने के लिए पहाड़ी के पीछे छिपे गुफा के लोगों को संदेशा भिजवाया था। अद्विका का दाखिला लेने के बाद शौर्य ने एक छोटा कागज लिया और उसके ऊपर बंदूक बनाने की विधि लिख डाली और उसे उस हथियार विभाग के वरिष्ठ आचार्य को दे डाली। शौर्य ने उन्हें वापस एक बार धन्यवाद कहा और अपनी पत्नी को लेकर वहां से निकल गया। जब वह गुरुकुल के प्रांगण में पहुंचा तो उसने सामने से एक मुसीबत को मतलब लड़की को आते देखा। ये लड़की कोई और नहीं हिमानी थी। शौर्य उसे देखते ही अद्विका के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। अद्विका को उसकी हरकत समझ नहीं आई, पर अगले ही पल हिमानी उसके सामने आकर शौर्य का हाथ पकड़ते हुए बोली, शौर्य देखो, मेरे सारी बर्फीली आभा अब लगभग खत्म हो गई है। अब किसी को भी मेरे पास आने पर ठंड महसूस नहीं होती। लेकिन तभी अद्विका ने शौर्य को बगल में खींचा और हिमानी के समक्ष खड़े होकर उसे घूरकर देखने लगी। अद्विका को ऐसा करते देख हिमानी को कुछ समझ नहीं आया। तभी अद्विका झल्लाते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती कि किसी पराये मर्द का ऐसे हाथ पकड़ती हो? ये मेरे पति है, उनसे दूरी बनाकर बात किया करो। हिमानी ने ये सुना तो अब उसे सच में यकीन हो गया कि शौर्य सच कह रहा था कि वो एक शादीशुदा लड़का है। उसके आंखों में आंसू आ गए और वो बर्फ बनकर नीचे गिर गए। शौर्य ने उसे शांति से देखा और कहा, हिमानी, तुम एक अच्छी लड़की हो, पर मैं पहले ही किसी और का हो चुका हूं तो तुम्हारा मैं हो नहीं सकता। ये सुनकर हिमानी ने अपनी नजरें झुका ली। तभी शौर्य आगे बोला, हाँ, पर मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बन सकता हूं तो बेझिझक तुम मुझसे मिलने मेरी पहाड़ी पर आ सकती हो। लेकिन तभी अद्विका टोकते हुए बोली, वो भी सिर्फ दिन में, रात में नहीं। ये सुनकर हिमानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अद्विका से गले लगकर उसकी माफी मांगी। जब वो तीनों बातों में व्यस्त थे तभी आसमान से शौर्य की तरफ एक चाकू उड़ते हुए आया। शौर्य इस बार सतर्क नहीं था और वो चाकू सीधे आकार उसके कंधे से टकरा गया और वो कई टुकड़ों में बंट गया। शौर्य ने जब इसे देखा तो उसने तुरंत मुड़कर देखा तो पाया कि एक काले लिबास पहना आदमी उसकी ओर हैरानी से देख रहा है। आदमी आगे कुछ करता उसके पहले ही शौर्य ने एक हाथ से अद्विका और दूसरे हाथ से हिमानी को कमर से पकड़ा और उछलकर पास के पेड़ के पीछे छुप गया। उसने उन दोनों को वहीं छुपे रहने के लिए कहा। फिर अपने हाथ से उन दोनों के आसपास एक कवच सेट कर दिया। शौर्य वापस अकेला मैदान में आ गया और उस आदमी को ललकारते हुए बोला, बाहर आ कायर, ऐसे चुपके से वार करने वाला मर्द नहीं होता। ये सुनकर पानसिंह का गुस्सा बढ़ गया और उसने दो और खंजर अपने बगल से निकाले और उन्हें शौर्य की ओर फेंक दिया, पर दोनों वार खाली गए। शौर्य ने एक खंजर उठाया और पानसिंह की तरफ वापस फेंक दिया। खंजर इतनी तेजी से गया कि जब वह पानसिंह के बगल के पेड़ की टहनी में ऐसा धंस गया कि टहनी के बीच एक बड़ा छेद हो गया। पानसिंह इसे देखकर सारी हिम्मत हार गया और वहां से भागने के बारे में सोचने लगा। तभी शौर्य ने उस पेड़ के नीचे की जमीन को अपनी शक्ति से हिलाना शुरू किया, जिस वजह से पानसिंह का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। पानसिंह ने तुरंत खुद को संभाला और तेजी से दौड़ते हुए उस पेड़ की तरफ जाने लगा जहां अद्विका और हिमानी थे। पर शौर्य उसे शांति से देखने लगा, वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। पानसिंह जैसे तैसे उछलते कूदते हुए उस जगह पहुंचा जहां हिमानी और अद्विका थे।
जैसे ही उसकी नजर दोनों लड़कियों पर पड़ी वो झपटकर उनके पास गया और अपने पीठ पर टंगी तलवार को निकालकर उनके ऊपर हमला कर दिया। एक तनत्कार की आवाज हुई और उसकी तलवार कई हिस्सों में टूट गई और उसके हाथों में तलवार की सिर्फ हैंडल बची रह गई थी। उसे उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वार ऐसे कैसे उन लड़कियों पर नहीं हुआ। उसने फिर एक बार अपनी तलवार की हैंडल को फेंक दिया और उन पर झपट गया, पर अचानक वह एक अदृश्य दीवार से टकरा गया। उसकी टक्कर काफी खतरनाक थी। तब तक शौर्य धीरे धीरे आराम से उसके पास पहुंच गया था। उसने पानसिंह की उसके गिरेबान को पकड़कर उठा दिया। फिर उसने दो झापड़ उसके गालों पर मारे और उसे उठाकर किसी गेंद की तरह पटक दिया। ऐसा करने से पानसिंह का गमछा खुल गया और उसका चेहरा सभी को दिखाई दिया। शौर्य ने अपने पीछे हाथ किया और रक्त सम्राज्ञी को बाहर निकाल दिया। शौर्य ने अपनी तलवार को हवा में पकड़ा और एक ही झटके से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका लाइफ एसेंस तुरंत रक्त सम्राज्ञी ने सोख लिया। उसी वक्त गुरुकुल के बाहर की तरफ से कुछ रथ जैसे दिखने वाली गाड़ी को प्रांगण में आते हुए शौर्य ने देखा। इन रथों को खास तरीके से सजाया गया था और इनके ऊपर अलग अलग निशान के झंडे लगाए हुए थे। उन झंडों के ऊपर अलग अलग निशान बने हुए थे। चैप्टर 193 योगी आश्रमों से पंगा। गुरुकुल के प्रांगण में एक सिर काटी लाश गिरी हुई थी और वहीं पर शौर्य, अद्विका और हिमानी खड़े थे। उसी वक्त प्रांगण के अंदर बड़े बड़े रथों का आगमन हो जाता है, जिन्हें घोड़ों की तरह दिखाने वाले खास जीव खींच रहे थे। ये सभी दिव्य जानवर थे। शौर्य को ये जानवर खास पसंद नहीं। एक इनके शरीर पर मगरमच्छों जैसी खाल थी और वो बड़े ही शैतानी लग रहे थे। रथों का आगमन होते ही पहली पहाड़ी से प्रधानाचार्य उड़कर वहां पहुंच गया, पर जैसे ही उसने पानसिंह की लाश को देखा उसके कदम एकदम से ठिठक गए। शौर्य ने बड़े आदर के साथ प्रधानाचार्य को देखा और बोला, ये क्या हाल बनाकर रखा है? गुरुकुल का यहाँ दिनदहाड़े छात्रों पर हमलावर अंदर आकर हमले करते हैं। लगता है मैंने तुम्हें प्रधानाचार्य पद के लिए चुनौती देकर कोई गलती नहीं की। ये सुनकर रथों के अंदर बैठे लोगों के कान खड़े हो गए। रथों के दरवाजों को खोला गया और उसके अंदर से कई सारे बूढ़े व्यक्ति बाहर निकल कर आ गए। हर रात के अंदर से निकले व्यक्ति के कपड़े अलग अलग रंग का प्रतिनिधित्व रहे थे, पर उनमें एक समान बात थी। वो थी उनके हाथों में पकड़ी गई मालाएं। उन सभी के हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं थी। भगवे वस्त्र धारण किए एक साधु, जिसकी दाढ़ी काफी लंबी थी, उन्होंने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए एक खोचक टिप्पणी प्रधानाचार्य को देखकर की। क्या हुआ प्रधानाचार्य, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपके गुरुकुल में कोई हत्यारा अंदर आकर छात्रों पर हमला कर रहा है। लगता है गुरुकुल के सुरक्षा में काफी ढिलाई आई है पिछले कुछ दिनों में। ये सुनकर प्रधानाचार्य, जो पानसिंह की लाश को घूर रहा था, इसका चेहरा काला पड़ गया। तभी एक पीले वस्त्र पहने हुए एक साधु आगे आया और उसने पानसिंह के चेहरे को गौर से देखा और फिर हैरानी से बोला, ये तो पानसिंह है जिसे पकड़ने के लिए सभी आश्रमों ने इनाम रखे हैं इसके सिर पर। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये और इसका पूरा गिरोह अचानक शंभाला से गायब हो गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इस गुरुकुल में छुपा हुआ था। तभी शौर्य ने भी मौका देखकर चौका मारते हुए कहा, मुझे उसके यहाँ आने के तरीके से लग्न था कि इसे यहाँ छुपाया गया होगा। शौर्य को अपने ही गुरुकुल की प्रतिमा को इस तरह धूमिल करते देखकर प्रधानाचार्य का गुस्सा और भी बढ़ गया। ये क्या बोले जा रहे हो तुम्हें लगता है कि हमारा गुरुकुल कोई डाकुओं का अड्डा है जो यहाँ ऐसे हत्यारों को हम पनाह देंगे? ये सुनकर शौर्य ने भी उसकी कोई भीड़भाड़ ना रखते हुए कहा, क्या पता, मैं तो अभी अभी आया हूँ और मुझ पर हुआ ये तीसरा हमला है।
और मुझे बार बार लगता है कि इसके पीछे आपका ही हाथ होगा, क्योंकि मैंने आपको चुनौती जो दी है। शौर्य ने सीधा प्रधानाचार्य पर ही उंगली उठा दी। प्रधानाचार्य हकलाते हुए बोला, भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? सभी अच्छे से जानते हैं कि तुम सिर्फ अभी अभी साधक बने हो। मुझ पर ऐसे आरोप करके मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। तभी मिले वस्त्र धारण किया हुआ एक साधु आगे आया और बोला, मुझे लगता है कि आप अपने गुरुकुल के ये अंतर्गत विवाद आपस में बैठकर सुलझाएं, क्योंकि अब हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम सभी के यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। ये सुनकर सभी की नजरें प्रधानाचार्य पर टिक गई। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक साथ देखा और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैं सभी आश्रमों के प्रमुखों का और योगियों का शंभाला गुरुकुल में स्वागत करता हूँ। उसके साथ सभी आश्रम प्रमुखों ने अपना हाथ एक साथ हिला दिया और उनके रथों के अंदर से 3-3 नौजवान छात्र बाहर निकल आए। ये सब सभी आश्रमों के काबिल शिष्य थे जो यहाँ इस साल के योगी अखाड़े के वार्षिक मुकाबले में हिस्सा लेने आए थे। शौर्य ने तभी देखा कि एक सुंदर महिला जिसके माथे पर सिंदूर था, जिससे ये प्रतीत होता था कि उसकी शादी हो चुकी है, और उसने लाल रंग की परंपरा साड़ी पहनी थी, उसके पीछे 3 लड़कियां खड़ी हो गई। ये अग्नि आश्रम की प्रमुख थी और यहाँ मौजूद बाकी के आश्रम भी किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करते थे। सिर्फ भगवे रंग के वस्त्र पहने हुए आश्रम के लोग सिर्फ युद्धकला का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके लिए तत्व ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी शस्त्रों में महारत हासिल करना जरूरी था। यहाँ कुल 6 आश्रमों के प्रमुख मौजूद थे। नीले रंग का आश्रम जल और बर्फ के तत्व का ही अभ्यास करते थे और उसकी साधना करने में विश्वास रखते थे। पीले रंग के आश्रम के लोग बिजली या दामिनी तत्व का प्रतिनिधि करते थे। इनके सभी शिष्य सिर्फ बिजली से जुड़ी ऊर्जा का साधना में प्रयोग करते थी। वहीं हरे रंग के कपड़े पहने हुए लोग सिर्फ वनस्पति और जीवन ऊर्जा का अभ्यास करते थे और इस अखाड़े के शिष्य काबिल वैद्य थे। वहीं मिट्टी के वस्त्र पहने हुए आश्रम के लोग भू ऊर्जा का उपयोग करने में माहिर थे। और 7वें थे शंभाला गुरुकुल, जिनके छात्र सभी तत्वों का अभ्यास करते थे। आज ये सारे आश्रम यहाँ अपने तत्व की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए इस वार्षिक मुकाबले में हिस्सा लेने आए थे। इस मुकाबले की परंपरा हजारों साल पुरानी थी। शुरुआत दिनों में ये आश्रम हमेशा एक दूसरे के साथ संघर्ष किया करते थे। उनके इस संघर्ष को रोकने के लिए ही इस मुकाबले का आयोजन उस समय के प्रधानाचार्य ने शुरू किया था, और इसी के चलते हर साल इन आश्रमों में ये मुकाबला रखा जाता है। तभी वहां मैदान पर प्रधानाचार्य के कुछ सेवक आए और उन्होंने पानसिंह के लाश को उठाया और वहां से चले गए। शौर्य ये सब होते हुए चुपचाप देखते रह गया। शौर्य ने फिर पीछे मुड़कर अद्विका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बुलेट की तरफ ले गया। तभी बिजली की साधना करने वाले आश्रम के समूह में एक लड़के की नजर अद्विका पर पड़ी और उसकी आंखें चमक गई। उसने अपने आश्रम के प्रमुख के पीछे जाने के बजाय वो अद्विका की तरफ चला गया। उसने आगे आते हुए शौर्य को उसके रास्ते में रोका और अद्विका के सामने आते हुए बोला, प्रणाम योगिनी, मेरा नाम अजिंक्य है और मैं दामिनी आश्रम का वरिष्ठ शिष्य हूँ। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? अद्विका की आंखें बड़ी हो गई। उसने उस लड़के को देखा और उसकी मांग की ओर इशारा किया। उस लड़के ने अद्विका की मांग को देखा जिसमें सिंदूर भरा हुआ था। उसे देखकर भी उस लड़के की भावना नहीं बदली और वो अद्विका को देखने लगा मानो उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक फटाक की आवाज हुई और अजिंक्य दूर उड़कर गया और लुढ़कते हुए प्रांगण में गिर गया। आवाज इतनी तेज थी कि सभी लोग चलते हुए अचानक रुक गए। उन्होंने जब पलटकर देखा तो दामिनी आश्रम का अजिंक्य जमीन पर गिरा हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था।
उसका एक गाल भयानक तरीके से सुझा हुआ था। इसे देखकर दामिनी आश्रम के प्रमुख दौड़कर उसके पास पहुंच गए और उसे उठाते हुए बोले, अजिंक्य, तुम्हारे साथ ये किसने किया? किसकी हिम्मत हुई जो दामिनी आश्रम को चुनौती देने के लिए इतना उतावला है? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी शौर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो आप दामिनी आश्रम से हैं, तो आप दूसरों की बीवियों पर नजर डाल सकते हैं। ये सुनकर अशर प्रमुख अपनी जगह पर खड़ा हो गया और शौर्य को देखकर बोला, अगर उसे लगता है कि उसका बाहुबल इतना प्रभावशाली है कि वो उस लड़की का मन बदल सकता है, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? तभी शौर्य उसे देखकर बोला, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी विवाहित बहन और बेटी पर भी डोरे डालूंगा, क्योंकि मुझे मेरे बाहुबल पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर वो आश्रम प्रमुख दांत पीसते हुए शौर्य से बोला, जरा हिम्मत करके दिखा, मैं तेरा खानदान मिटा दूंगा। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, जब खुद पर आई तो मेरा खानदान मिटाने निकले तुम पर। जब तुम्हारे इस बेवकूफ शिष्य ने ऐसा किया तो वो सही था। तुम तो बड़े दोगले इंसान निकले आश्रम प्रमुख। पता किस पागल ने तुम्हें आश्रम प्रमुख बना दिया? ये सुनकर आश्रम प्रमुख बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपनी आभा को मुक्त कर दिया। उसके ऐसा करते ही चारों तरफ छोटी छोटी बिजली की लहरें दौड़ने लगी और उसके शरीर को घेरने लगी। वो शौर्य को एक ही हमले में खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी भगवे वस्त्र पहने आश्रय प्रमुख आगे आए और बोले, हमें लगता है कि आपको एक छोटे शिष्य पर ऐसे हमला करना शोभा नहीं देता। इससे यही प्रतीत होता है कि दामिनी आश्रम के प्रमुख अपने आप पर संयम नहीं कर पाते हैं। ये सुनकर आश्रम प्रमुख ने खुद के गुस्से पर नियंत्रण किया और अपनी आभा को वापस ले लिया। उसने एक नज़र शौर्य को गुस्से से देख और मुड़कर अजिंक्य को घसीटते हुए लेकर चला गया। तभी प्रधानाचार्य उसके पास आया और बोला, ये मेरे गुरुकुल का नया दिव्य पुत्र है, क्योंकि उसने प्रवेश परीक्षा के दिन ही राजघराने के राजकुमार को हरा दिया। उसने मुझे भी चुनौती देने की हिम्मत की है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले। इसका शरीर बिना साधना के ही बहुत बलशाली है। मुझे लगता है ये इसकी जन्मजात शक्ति से संबंधित है और वो कुछ दिनों पहले ही एक साधक बना है। उस आश्रम के प्रमुख ने इसे सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाया और अंदर जाने लगा। प्रधानाचार्य ने एक कुटिल मुस्कान बिखेरी और मन ही मन कहा, इस शौर्य को मैं उन लोगों को इस्तेमाल किए बिना ही इस मुकाबले में ही इसे मार दूंगा। शौर्य ने अपनी ऊंची सुनने की क्षमता के कारण उनकी बातें ध्यान से सुन ली थी। शौर्य ने भी एक कुटिल मुस्कान बिखेर और अपनी गाड़ी पर अद्विका को लेकर वहां से निकल गया। शौर्य का आज का दिन बड़े ही उतार चढ़ाव का था। उसने कई सारे नए दुश्मन बना लिए थे। 12वीं पहाड़ी पर पहुंचते ही अद्विका ने उसे अपनी साधना बढ़ाने की जिद की, तो शौर्य ने उसे डायमेंशन के अंदर भेज दिया और खुद अपनी कुटिया में चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह अचानक 12वीं पहाड़ी पर 2 गरुड़ उतर गए। जब शौर्य ने इस जोड़े को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने आगे जाकर अपने गरुड़ का सिर सहलाया और बोला, शाबाश मेरे गरुड़, आखिर तुम्हें भी तुम्हारी पार्टनर मिल गई। अब मैं तुम्हें अपना परिवार शुरू करने के लिए एक खास जगह पर भेजूंगा। तुम वाहन अपनी पार्टनर के साथ आराम से समय बिताओ और जब मुझे जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इतना कहकर शौर्य उन दोनों को डायमेंशन के अंदर लेकर आ गया। शौर्य ने उन्हें एक पहाड़ी का इलाका दे दिया और उनके रहने के लिए पहाड़ के ऊपर एक विशालकाय गुफा का निर्माण कर दिया। साथ ही उसने माया को इनका खास ध्यान रखने के लिए कह दिया। शौर्य ने उन दोनों को 2 गोलियां दे दी जो उनके रक्त और हड्डियों को अधिक मजबूत बना सकती थी और उनके रक्त को अधिक शुद्ध बन सकती थी। शौर्य ने उसके बाद इस जोड़े को यहां छोड़ दिया और बाहर आ गया।
इधर पहली पहाड़ी के पीछे प्रधानाचार्य के सामने 200 से अधिक काले कपड़े पहने लोग खड़े थे और उनके शरीर से भयानक आभा निकल रही थी। प्रधानाचार्य ने पानसिंह की लाश को उनके सामने फेंक दिया और बोला, जब मैंने कहा था कि उस लड़के को मारने के लिए एक समूह बनाकर जाओ तो तुम्हें अपने अचाट शक्ति का पुचाट प्रयोग करने के लिए किसने कहा था? अब इस वजह से मेरा एक प्यादा कम हो गया। मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ नहीं पाला था ताकि तुम मेरे एक छोटे से काम को भी ढंग से पूरा ना कर पाओ। उसके बाद उसने तीखी नजरों से सभी लोगों को देखा और आगे बोला, अगली बार मुझे ऐसी गलती नहीं चाहिए। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मैं खुद उसका गला घोंट दूंगा। और बाकी लोगों को मैं अंधेरे की शक्तियां देने वाला हूं वो मैं नहीं दूंगा। जब वो ये सब बोल रहा था तभी उसके शरीर से एक भयानक काली आभा निकल रही थी जो उसके सामने खड़े लोगों को डर से कांपने के लिए मजबूर कर रही थी। इधर शौर्य अपनी कुटिया में ध्यान कर रहा था। उसे आज अपनी साधना को अनाहत चक्र तक दिखाना था और लोगों से अधिक विश्वास हासिल करना था। तभी उसने अपनी कुटिया से बाहर पहाड़ी के नीचे दूर दूर तक फैले हरे भरे खेतों को देखा और उसे एक कल्पना सूझी। वह अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल आसमान में अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी। शौर्य उसके अंदर चला गया। कुछ घंटे बाद शौर्य बाहर आया तो उसने आते ही अपना हाथ घुमा दिया। उसके सामने एक ट्रैक्टर और कई सारे उसके औजार नजर आने लगे। शौर्य ने ट्रैक्टर के इंजन को निकालकर उसे फेंक दिया और एक नया इंजन का डिजाइन बनाकर उसे लेकर संशोधन केंद्र में चला गया। वहां जाकर उसने नया डिजाइन उनके हाथ में दिया और उसे जल्द से जल्द बनाने के लिए कहा। शौर्य के हाथ से डिजाइन लेकर वहां मौजूद लोग तुरंत उसे बनाने में जुड़ गए। शाम तक एक ट्रैक्टर का इंजन तैयार हो गया जो आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा पर चल सकता था। शौर्य ने उस इंजन को अपनी बुलेट पर बांधा और उसे लेकर अपनी पहाड़ी पर वापस आ गया। उसने आते ही इंजन को उसमें लगाया और ट्रैक्टर को चलाकर जांच लिया। इसके बाद उसने ट्रैक्टर को बाजार ही रखा और सुबह होने का इंतजार करने लगा। इधर प्रतियोगिता 2 दिनों बाद शुरू होने वाली थी और गुरुकुल की तरफ से इसमें हिस्सा लेने के लिए वरिष्ठ छात्रों के नाम चुने गए थे। गुरुकुल के तरफ से एक लड़का और एक लड़की चुने गए थे जिनके नाम अंश और अंशिका था। तीसरे प्रतियोग की तौर पर शौर्य को भी इसमें शामिल कर दिया गया था क्योंकि वह गुरुकुल के दिव्य पुत्र के पद पर था। अंश और अंशिका दोनों जुड़वा भाई बहन थे जो कि एक राजसी परिवार से आते थे। वे दोनों पहले वाले दिव्य पुत्र के बाद इस गुरुकुल में सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रतिभावान थे। शौर्य को एक सेवक ने शाम के समय आकर ये सूचना दे दी थी। दूसरे दिन सुबह गुरुकुल न जाने की बजाय शौर्य ट्रैक्टर को लेकर सीधा खेतों में पहुंच गया। यहाँ के सारे खेत गुरुकुल द्वारा नियंत्रित थे और यहाँ गांव के लोग सिर्फ मजदूर के रूप में काम किया करते थे। इसके बदले उन्हें सालाना 5 चांदी के सिक्के मिलते थे। शौर्य ने आकर उन मजदूरों को आधुनिक खेती करने की सारी सामग्री और उसका उपयोग दिखाया और समझाया। मजदूरों जब ये देखा तो वो खुशी से पागल हो गए। उनका 1 महीने का काम अब ये ट्रैक्टर सिर्फ 1 दिन में पूरा कर सकता था। इस वजह से वो लोग बेहद खुश हो गए। ऐसा करने से उन लोगों का काफी समय बचने वाला था जिस वजह से वो लोग अपनी व्यक्तिगत खेती या कोई और व्यवसाय शुरू कर सकते थे। उन्होंने शौर्य का बहुत धन्यवाद दिया। शौर्य ने उन्हें इस औजार को बनाने का श्रेय अपने गुरुदेव के नाम पर जोड़ दिया। तभी वहां कुछ आचार्य और एक वरिष्ठ आचार्य गुस्से से आते हुए शौर्य को दिखे। चैप्टर 194 ट्रैक्टर का कमाल प्रतियोगिता का आरंभ। शौर्य ट्रैक्टर को लेकर खेतों में पहुंच था तभी वहां गुरुकुल के कुछ आचार्य वहां एक वरिष्ठ आचार्य के साथ आए हुए थे।
ये सारे आचार्य गुरुकुल के खेतों पर ध्यान रखते थे। शौर्य के यहाँ आते ही वरिष्ठ आचार्य दौड़कर यहाँ पहुंच गया। लेकिन जब उन्होंने विशालकाय ट्रैक्टर को सामने खड़ा देखा तो उनकी सांसें भारी हो गई। शौर्य ने उन्हें देखा भी नहीं और वहां मौजूद मजदूरों को उसके इस्तेमाल का सही तरीका समझाने लगा। शौर्य को खुद को ऐसा नजरअंदाज करते देखकर वरिष्ठ आचार्य को बहुत अपमानित महसूस हुआ। वो गुस्से से शौर्य को देखकर बोला, दिव्यपुत्र शौर्य, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप एक वरिष्ठ आचार्य के सामने खड़े हैं। आपको हमारा सम्मान करना चाहिए। तुमने इन मजदूरों को कोई ऐसा यंत्र ला कर दिया तो भी क्या, इस वजह से उनकी दिहाड़ी हम बढ़ाने वाले नहीं हैं, उल्टा हम इसे घटाकर 3 चांदी के सिक्के कर देंगे। ये सुनकर शौर्य को थोड़ा बुरा लगा। यहाँ आज भी प्राचीन काल के नियम चल रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और उन मजदूरों को देखकर बोला, मेरे प्यारे लोगों, अभी अपने इस आचार्य की बात को सुना है तो मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर मैं आपका प्रधानाचार्य बन गया तो मैं ऐसे आचार्यों को उल्टा लटकाकर तुम लोगों के सामने पीटूंगा। ये सुनकर वरिष्ठ आचार्य को गुस्सा आया, पर वहां मौजूद मजदूरों को बड़ा अच्छा लगा। वरिष्ठ आचार्य ने शौर्य को देखते हुए कहा, ऐसे दिन में सपने देखना बंद करो। प्रधानाचार्य इस आयाम के सर्वशक्तिशाली साधक है। उनसे जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये सुनकर शौर्य उसे देखते हुए बोला, उसकी चिंता तू मत कर और निकल यहाँ से और उस दिन का इंतजार कर जिस दिन मैं तुम्हें उल्टा लटकाकर पीटूंगा। ये सुनकर उन आचार्यों को गुस्सा तो बहुत आया, पर शौर्य से उलझने की उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, खासकर तब जब उसने पानसिंह जैसे कातिल को अपने हाथों से मारा था। ऊपर से उसके खास शरीर के वजह से यू के ऊपर किसी भी तरह का आध्यात्मिक हमला असर नहीं करता। शौर्य के अजीब शरीर की चर्चा पूरे गुरुकुल में हो रही थी। जिसने भी इस अफवाह को उड़ाया था उसे शौर्य मन से धन्यवाद देना चाहता था। इस वजह से अब वह बिना तत्व सिद्धि का उपयोग किए भी बाकी लोगों को पीटने के लिए आजाद हो चुका था। शौर्य के उल्टे जवाब और उसके द्वारा बार बार किया अपमान सुनकर वह वरिष्ठ आचार्य वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और अपने साथियों को लेकर वहां से निकल गया। शौर्य ने उनके जाते हुए वहां मौजूद लोगों को ट्रैक्टर चलने की विधि अच्छे सक्षम दी और उसके औजारों को जोड़ना भी सिखा दिया। साथ ही कुछ छोटी मोटी बातें भी उसने उन्हें सिखा दी। शौर्य इस आधुनिक औजार के जरिए यहाँ काम कर रहे मजदूरों के जीवन में एक नई क्रांति लाना चाहता था। शौर्य को अच्छे पता था को इन मजदूरों को उनकी अपनी जमीन भी दी गई थी, पर वो लोग उसकी ओर ध्यान नहीं दे सकते थे क्योंकि गुरुकुल की जमीनों को ही कसने में उनका सारा समय निकल जाता था। ऊपर से वरिष्ठ आचार्य और बाकी आचार्य आकर उन्हें कर और आय के लिए बार बार परेशान करते थे। शौर्य ने यू की मजदूरी की समस्या को तो हल कर दिया था, पर उन्हें बीज और बाकी चीजों की मदद अभी नहीं कर पाया था। शौर्य ने जब अधिक पूछताछ की तो उसे पता चला कि इन किसानों की जमीनें हल्के प्रांत की थी और उपजाऊ जमीन पूरी तरह गुरुकुल के नियंत्रण में थी। पहाड़ियों के उस पार की जमीनों के साथ भी ऐसा ही था। ज्यादातर उपजाऊ जमीनें आश्रमों के नियंत्रण में थी। शौर्य इस परिस्थिति को बदलना चाहता था। वह जब गुरुकुल पहुंचा तो उसने गुरुकुल के ग्रंथालय से यहाँ के जमीन का विभाजन की सारी जानकारी निकाली और फिर उसके अनुसार उसने अपने दिमाग में कुछ योजना बनाई और वापस अपनी पहाड़ी पर आ गया। उसने सबसे पहले बाहर जाकर कुछ अनाजों तथा सब्जियों के अधिक ताकतवर बीजों को लाया। उसके साथ ही उसने सिंचाई की मोटर और साथ ही कई प्रकार के खाद को खरीद लिया और सारा सामान लेकर शौर्य वापस शंभाला लौट आया।
दूसरे दिन गुरुकुल में वार्षिक प्रतियोगिता का आरंभ होना था। इस वजह से शौर्य ने मजदूरों को सुबह जल्दी खेतों में पहुंचने के लिए कहा और उसने लिए हुए सारे बीज और मोटर को उन्हें दे दिया। साथ ही उनको 4 नए ट्रैक्टर भी लाकर दे दिए। इनके इंजन शौर्य ने खुद रात भर जागकर बनाए थे। सारा सामान मजदूरों को देकर उन्हें साफ चितवन दी कि उसने दिए हुए चीजों का वो लोग सिर्फ अपने निजी खेतों में ही प्रयोग करेंगे और पारंपरिक पद्धति का वो लोग गुरुकुल के खेती में उपयोग करेंगे। और ये सब उन्हें सिर्फ 1 महीने तक ही करना है। शौर्य सारा काम निपटाकर जब गुरुकुल पहुंचा तब अद्विका, जो सुबह डायमेंशन से अपनी साधना को बढ़ाकर बाहर आई थी, वो बुलेट लेकर गुरुकुल में शौर्य का इंतजार कर रही थी। गुरुकुल के छात्र शौर्य से एक डर महसूस करते थे, जिस वजह से वो लोग शौर्य और अद्विका के पास आने में हमेशा झिझकते थे। इस वजह से शौर्य ने हिमानी को छोड़कर कोई नए दोस्त नहीं बनाए थे। शौर्य के एंट्री मारते ही उसे कुछ आंखें घूरते हुई महसूस हुई। जब उसने उस ओर देखा तो पाया कि वो तो दामिनी आश्रम के प्रमुख की थी। उसके बगल में अजिंक्य और उसके साथी भी शौर्य को ही देख रहे थे। वहीं बाकी आश्रम के बच्चे भी शौर्य को ही देख रहे थे। तभी शौर्य ने देखा कि वंश और वंशिका भी उसकी ओर चलते हुए आ रहे थे। उन्होंने शौर्य को देखा तो पहले थोड़ा झिझक गए, फिर एकदम आत्मविश्वास के साथ वंश शौर्य से बोला, देखो, हमें पता है कि तुम बहुत शक्तिशाल हो, पर यहाँ पर जो मुकाबला होने जा रहा है वो सहस्त्रार चक्र पार करने वाले साधकों के बीच का है। साधना के इस स्तर के छात्र के पास कई सारी तत्व सिद्धियां सकती है, तो मैं चाहूंगा कि तुम आज सबसे आखिर में उतरो। वंश की बात सुनकर शौर्य को उसकी आवाज में खुद के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य ने फिलहाल इस मच्छर को थोड़ी देर और आवाज करने देने की अनुमति दे दी। शौर्य ने उसकी बातों की ओर ध्यान न देते हुए बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी गुरुकुल के एक वरिष्ठ आचार्य स्टेज पर आए। उन्होंने मुकाबले की श्रृंखला को सभी के सामने लगे टीवी पर दिखाया। शौर्य ने देखा कि गुरुकुल को पहले राउंड में बाय मिला है और उनकी टीम सीधे दूसरे राउंड में चली गई है। शौर्य को ये अच्छा नहीं लगा। बाकी 6 आश्रमों का मुकाबला शुरू हो गया था। शौर्य ने देखा कि हर आश्रम से एक छात्र को आगे भेजा गया था और वो आपस में अपनी अपनी तात्विक ऊर्जा से एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंत में शौर्य को लगा कि तात्विक ताकतों के मुकाबले सामरिक आश्रम के योद्धा ज्यादा ताकतवर थे। इन्हें सामने वाले के मंत्र को पढ़ने से पहले ही उस पर हमला करने में महारत हासिल थी। सामरिक आश्रम वाले छात्र भगवे वस्त्र पहने हुए आश्रम से थे। देखते ही देखते मुकाबले का पहला राउंड खत्म हो गया था और इस राउंड में 3 आश्रमों के तीनों योद्धा सही सलामत थे, तो 3 के एक एक योद्धा बाहर हो चुके थे। अगले राउंड का मुकाबला शुरू हो गया था और इस बार गुरुकुल के विरुद्ध अग्नि आश्रम की तीनों लड़कियां थीं। गुरुकुल की तरफ से भी अंशिका स्टेज पर चली गई। शौर्य ने देखा कि दूसरी तरफ से अंशिका के ही उम्र की लड़की स्टेज पर आई है। अंशिका को सभी तत्वों में अच्छी पकड़ थी, साथ ही साथ वो युद्धकला को भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकती थी। शौर्य ने देखा कि मुकाबला शुरू होते ही अंशिका अधिक आक्रामक थी और उसने अलग अलग दांव चलकर अपनी प्रतिद्वंदी को जल्द से जल्द हराने की कोशिश की, पर उसकी ये चाल नाकामयाब साबित हुई। उसके सामने खड़ी लड़की ने अंशिका के थकने और उसके ऊर्जा के कम होने का इंतजार किया और खुद की ऊर्जा को जाया नहीं होने दिया था। वो सिर्फ इधर से उधर होकर अंशिका के लिए वारों को बार बार बेअसर किए जा रही थी। जब आंशिक पूरी तरह थक गई तो उसने एक मंत्र बुदबुदाया और अंशिका के चारों ओर एक आग का रिंगन कियारी बन गया। अंशिका उसके अंदर फंस गई थी और अब तक के हमलों में अंशिका ने अपनी आग की ऊर्जा को पूरी तरह इस्तेमाल कर दिया था, जिस वजह से वह खुद अब इससे बाहर निकल नहीं सकती थी।
अंशिका ने अपना एक हाथ ऊपर उठा दिया और अपनी हार बड़े बेमन के साथ स्वीकार किया। अंशिका को वापस आते हुए देखा और अपना सिर नामे हिला दिया। इसे देख अंशिका ने अपना सिर झुका लिया और बेंच पर आकर बैठ गई। उसके बाकी के सारे मुकाबले जैसे तैसे खत्म हो गए और दूसरा राउंड समाप्त हुआ। इस राउंड में इस बार अग्नि आश्रम और दामिनी आश्रम को छोड़कर बाकी के सभी आश्रमों के 1 या 2 छात्र बाहर हो चुके थे। तीसरा राउंड फिर एक बार शुरू हो गया और गुरुकुल की तरफ से वंश मंच पर चला गया। उसके विरुद्ध अजिंक्य खड़ा तो जो दामिनी आश्रम की तरफ से आया था। अभी भी शौर्य के थप्पड़ की वजह से उसके चेहरे की सूजन कम नहीं हुई थी। वो अंश को गुस्से से देख रहा था और उसे घूरे जा रहा था। अंश को अच्छे से पता था कि इसकी ऐसी हालत शौर्य के एक थप्पड़ से हुई है। इस वजह से अंश ने भी इसे हल्के में लिया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हो गई। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ अजिंक्य ने अपने चारों तरफ बिजलियों को प्रकट किया और एक झटके के साथ वह अपनी जगह से एक बिजली की चिंगारी में बदल गया और वह गायब हो गया। सभी ने देखा कि अंश के आसपास कई बिजली की तरंगें फैलने लगी थी और इनके अंदर अंश पूरी तरह घिर चुका था। धीरे धीरे ये तरंगें मोटी होती गई और सभी को उन तरंगों में अजिंक्य की छवि दिखाई देने लगी। अब सभी को पता चल चुका था कि अजिंक्य ने खुद को बिजली की तरंगे में बदल दिया था और पूरी रफ्तार के साथ वह मंच पर अंश के आसपास नाचे जा रहा था। अंश को वो दिखाई देना बंद हो चुका था। अंश ने भी अपनी अग्नि ऊर्जा को और पवन ऊर्जा तत्वों को सक्रिय किया और एक प्रचंड आग अपने शरीर से निकली और उसे पवन ऊर्जा की मदद से लहर की तरह अपने शरीर से दूर धकेल दिया। आग की लहरों के प्रभाव के कारण चारों तरफ तेजी से घूम रहे अजिंक्य के रफ्तार में रुकावट आ गई और वो अपनी जगह पर रुक गया और हवा में उछलकर अंदर की तरफ आ गया। उसे अपने सामने देखते ही अजिंक्य ने जल तत्व का आवाहन किया और पानी का बड़ा सांप बनाकर उसे अजिंक्य की ऊपर किसी चाबुक की तरह बरसा दिया। पानी के इस वार से अजिंक्य खुद को बचाने के लिए इधर उधर कलाबाजियां खाने लगा, मगर अंश का फटका उसे अपनी कमर पर लग गया और उसने पहने हुए पीके वस्त्र वहीं से काट दिया। अजिंक्य को भयानक पीड़ा महसूस हुई मगर अंश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अजिंक्य ने अपने दांत पिसे और उसने अपने हाथ को हवा में उठाकर कहा, क्षणिकाघात। उसके इतना कहते ही कई सारी बिजली की बोल्ट्स अंश पर अचानक हवा से प्रकट होकर गिरने लगी। अंश ने खुद को इनके प्रभाव से बचाने के लिए यहाँ वहाँ कूदना शुरू किया। तभी अजिंक्य ने अपना दूसरा हाथ ऊपर उठा दिया और जमीन पर फिर एक बार बिजली की बोल्ट किसी बवंडर की तरह अंश के चारों ओर घूमने लगी और धीरे धीरे उनकी ऊंचाई बढ़ाने लगी। अंश को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो इसके अंदर घिर चुका था। जैसे ही वह इस बात से कंफ्यूज हुआ, अचानक एक बिजली का बोल्ट उसे आकर उसके सीने पर लग गया और वह उड़कर मंच से नीचे गिर गया। इसके साथ गुरुकुल के दोनों वरिष्ठ छात्र बाहर हो गए, लेकिन अब वाहन बाकी बचे छात्रों के चेहरे पर खुश दिखाई दे रही थी। वहीं मुकाबले में हिस्सा लेने वालों के आंखों में नफरत दिखाई देने लगी। उन सभी शौर्य की बदतमीजी अपनी आंखों से देखी थी और किस तरह से उसने आश्रम प्रमुखों के सामने ही अपने प्रधानाचार्य का अपमान किया था और कैसे उसने अजिंक्य को एक ही झापड़ में बेहोश किया था। आज सभी आश्रम के छात्र इसी बात का प्रतिशोध शौर्य से लेने के लिए आतुर थे। अजिंक्य मंच पर खड़े होकर शौर्य को देखकर अपने गले पर अंगूठा लगाकर चीरने का इशारा करता है। शौर्य उसकी इस हरकत को देखकर इसे अपनी बीच की उंगली दिखाकर चिढ़ा देता है। तीसरे राउंड के बाकी मुकाबले शौर्य के लिए इतने खास नहीं थे, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इस राउंड के खत्म होने का इंतजार किया। राउंड के खत्म होते ही अब मंच पर बस 4 लोग बच गए थे।
इसमें गुरुकुल ने एक भी मुकाबला ना जीतते हुए भी उनका एक छात्र बचा था जो शौर्य था। दामिनी आश्रम की तरफ से सिर्फ अजिंक्य ही चौथे राउंड में पहुंच गया था। उसके बाद सामरिक आश्रम से भोला सिंह भी चौथे राउंड में पहुंच गया था। अंबुज आश्रम से सुखदेव भी चौथे राउंड में पहुंच गया था। सुखदेव इस मुकाबले का डार्क आर्स साबित हुआ था। सुखदेव ने अपनी शक्तियों को सिर्फ मुश्किल घड़ी में ही इस्तेमाल किया था, नहीं तो उसने अपना पूरा समय मंच पर दुश्मन के हमलों से बचने में ही निकाल दिया था। ये खिलाड़ी सेफ खेलने वाले लोगों में से था। आधे घंटे के ब्रेक के बाद मुकाबले का चौथा राउंड चालू हो गया। पहला मुकाबला अजिंक्य और सुखदेव के बीच होने वाला था और दूसरा मुकाबला शौर्य और भोला सिंह के बीच होने वाला था। अगले राउंड के लिए मंच तैयार हुआ और सबके सामने सुखदेव और अजिंक्य स्टेज पर पहुंच गए। इस वक्त अजिंक्य का घाव उसके शरीर के ऊपर से गायब हो गया था और वो एकदम तरोताजा महसूस कर रहा था। वो अपनी जगह पर खड़े होकर चारों तरफ हाथ उठाकर सभी को अभिवादन कर रहा था। तभी सुखदेव भी स्टेज पर पहुंच जाता है। हर बार की तरह सुखदेव इस बार भी थोड़ा सहमा हुआ लग रहा था। मुकाबला शुरू हो गया और अजिंक्य ने दूर से ही बजलियों को सुखदेव के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। सुखदेव हमेशा की तरह स्टेज पर चारों ओर दौड़ने लगा, उछलने लगा और खुद को बिजली के हमलों से बचाने लगा। उसकी हरकतें सभी को हंसा रही थी। लेकिन तभी अजिंक्य, जो इतनी देर से पूरी तरह सुखदेव पर हमले करने में व्यस्त था, उसका ध्यान अपने पैरों की तरफ गया। उसके पैर पूरी तरह से पानी में भीग चुके थे। तभी उसने देखा कि पानी का बना हुआ एक सांप जैसा कुछ उसके पैर को जकड़ लेता है और उसका दूसरा सिर बढ़ाते हुए सुखदेव जिधर भाग रहा था उसी ओर जा रहा था। उसी वक्त अजिंक्य की बिजली का एक बोल्ट भी सुखदेव जिस जगह जा रहा था उसी दिशा की ओर जा रहा था। जैसे ही वो बोल्ट सुखदेव के ऊपर गिरने वाला था, अचानक वहां एक धमाका हो गया और अजिंक्य एक जोरदार चीख के साथ नीचे गिर गया। चैप्टर 195 शौर्य का तड़का। अंग अंग भड़का। मंच पर एक लड़का खड़ा था जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था, पर उसके चेहरे पर जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी। वहीं वहां मौजूद हर आश्रम का प्रमुख और बाकी के दर्शकों के चेहरों पर हैरानी के भाव थे। वो सब उस लड़के को ऐसे देख रहे थे मानो किसी अजीब जीव को देख रहे हो। भाई, इस बंदे ने काम ही ऐसा किया था। कुछ देर पहले अजिंक्य सुखदेव के ऊपर बिजलियों के झटकों से जोरदार हमले किए जा रहा था और सुखदेव अपने आप को उनसे बचाने के लिए अजीब अजीब हरकतें करते हुए इधर उधर उछल रहा था। वहां मौजूद सभी को लग रहा था कि ये मुकाबला तो सिर्फ अजिंक्य ही जीतेगा, मगर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए और आंखें फटी की फटी। सुखदेव ने अपने जल तत्व का जाल इसी दौरान उस मंच पर इस तरह फैला दिया था कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पूरे मंच पर अजिंक्य के आसपास पानी की हल्की परत फैला दी थी और उसे नियंत्रित करके रखा था। इसके बाद उसने अपने जल तत्व को एक रस्सी का आकार तेजी से दे दिया और उसका एक सिरा अजिंक्य के पैरों में लिपटा दिया और दूसरा सिरा अपनी तरफ लाया। और जैसे ही अजिंक्य के बिजली का हमला उसके ऊपर गिरने वाला था, उसने अपने तरफ के सिरे को उस बिजली के बोल्ट से जोड़ दिया। जैसे ही बोल्ट उस पानी के सिरे से जुड़ जाता है, वह बोल्ट तुरंत पानी से होकर सीधा अजिंक्य के शरीर के अंदर प्रवाहित हो जाती है। भले अजिंक्य बिजली तत्व को नियंत्रित कर सकता था, पर वह खुद पर शरीर के अंदर हुए बिजली के बोल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता था और इसी वजह से एक जोर के झटके के साथ वह मंच से उछलकर नीचे गिर गया। आज सुखदेव ने अपने जल तत्व से बिजली के तत्व पर विजय पा ली थी। उसने एक नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया था। सभी को पता था कि बिजली तत्व पानी तत्व को काट सकता है,
लेकिन आज उन्होंने जो देखा वो बहुत ही अजीब और नया था। इस तरह से सुखदेव ने अजिंक्य को एक ही झटके से हरा दिया। सुखदेव के मंच से उतरने के बाद शौर्य के सामने भोला सिंह आकर खड़ा हो गया। भोला किसी भी एंगल से भोला लग नहीं रहा था। उसके हाथ रस्सियों से कसे हुए थे और उसके पैर भी घुटने तक रस्सियों से कसे थे। उसका पूरा बदन एकदम गठीला था और उसकी आंखें चीते की तरह तेज थी। शौर्य भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शौर्य एकदम अपने बिंदास अंदाज में भोला को देखे जा रहा था। शौर्य ने उसे देखकर अपने हाथों को जोड़ा और सिर झुकाकर एक अच्छे प्रतियोगी की तरह उसे प्रणाम किया, पर भोला सिंह ने उसे कोई प्रणाम नहीं किया, बस उसे अकड़कर अपना कंधा उचकाकर अपने हाथों को लड़ने के लिए तैयार करता है। शौर्य ने अपने हाथों से अपना माथा सहलाया और फिर मुकाबला शुरू होने का इंतजार करने लगा। शौर्य को उसके गुरुकुल के छात्र भी ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं था कि शौर्य अपने मर्जी से गुरुकुल के अंदर आकर कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से वो लोग शौर्य को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। आज हर कोई शौर्य को भोला सिंह के हाथों जमकर पीटते हुए देखना चाहता था। मुकाबला शुरू करने का इशारा होता है। भोला सिंह शौर्य पर आगे आकर मुक्के बरसाने लगता है, लेकिन शौर्य अपनी जगह से बिना हिले भोला सिंह के हर मुक्के से बच जाता है। भोला सिंह भी अपने हमले में बदलाव करते हुए लात और घूंसे कंबाइन करके शौर्य पर हमला कर देता है। इस पर भी शौर्य सिर्फ अपना एक पैर उठाकर उसके सारे हमले रोक देता है। भोला को ये अपना अपमान लगता है तो वो झल्ला जाता है और धरा तत्व का आवाहन करके अपने हाथ और पैरों को अधिक सख्त कर लेता है। उसके बाद वो शौर्य पर फिर एक बार सब कुछ खा पीकर चढ़ जाता है, पर हमारा शौर्य उसे भी आराम से बेअसर कर देता है। भोला सिंह को लगातार हमले करते रहने से पसीना आने लगता है और उसे थोड़ी थकान महसूस होने लगती है। तभी शौर्य अपना हाथ आगे करके उसे थोड़ा रुकने के लिए इशारा करता है, फिर एक लंबी उबासी देता है और कहता है, अब तेरा हो गया हो तो अब मैं भी हमला करूं। शौर्य के इस सवाल पर भोला सिंह शौर्य को अजीब नजरों से देखता है, पर अचानक शौर्य की आभा बदलने लगती है और आसमान से डमरू बजाने जैसी आवाज आने लगती है। शौर्य अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और अगले ही पल भोला को एकदम से भयानक डर महसूस होने लगता है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा था, पर एक बात उसे पक्का पता थी कि उसके सामने खड़ा उसका प्रतिद्वंदी बेहद शक्तिशाली है। शौर्य ने अपनी युद्ध की मुद्रा धारण की और उसके सामने तनकर खड़ा हो गया। शौर्य ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए उस पर एक हल्का मुक्का मार दिया। भोला ने तेजी से उस मुक्के को रोकने के लिए अपना हाथ आगे किया, मगर जैसे ही शौर्य का मुक्का उसके हाथ से टकराया, उसके हाथ पर बनी मिट्टी की परत टूट गई और इसके नीचे उसके हाथ पर बंधी रस्सियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही भोला को ये महसूस हुआ, वह तुरंत अपनी चाल बदलकर पीछे हो गया। उसने तुरंत अपने कमर पर लगी हुई तलवार को म्यान से बाहर निकाला। उसने अब हथियार निकाल कर शौर्य पर हमला किया, पर शौर्य ने बड़ी आसानी से उसके हर वार को निष्क्रिय कर दिया। भोला किसी मंझे हुए योद्धा की तरह शौर्य पर तलवार को घुमा घुमाकर हमले किए जा रहा था, पर शौर्य उन सभी से सुरक्षित बच रहा था। तभी शौर्य ने उसे देखा और फिर पास ही रखे डंडे को अपनी शक्ति से अपनी तरफ खींच लिया। उसके बाद शौर्य हर उस वार को अपने इस छोटे डंडे से अगल बगल में उड़ाए जा रहा था। अचानक से शौर्य ने डंडे को भोला के हमले को रोकते हुए उसके पैर पर मार दिया। एक जोरदार कराह के बाद भोला तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। भोला अब अपने पैर की ओर देखने लगा। उसे सिर्फ ऊपरी निशान दिखाई दे रहा था,
पर उसकी हड्डियों तक वो उस दर्द को महसूस कर पा रहा था। शौर्य ने अपने बाएं हाथ में पकड़े डंडे को एक विशिष्ट शैली में घुमाया और अपने गर्दन के पीछे रखा और उसने अपने दायां हाथ हवा में लहराया और बाएं हाथ के डंडे से अब हमलों की बरसात कर दी। शौर्य के हमले बाहर बैठे लोगों को एकदम धीमे लग रहे थे, मगर उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी कि भोला अपने ऊपर होने वाले 5 हमलों में से सिर्फ एक को देख पा रहा था। शौर्य ने कुछ ही सेकंड्स में भोला को घुटने पर ला दिया। भोला तेजी से हाँफ रहा था। उसने हाँफते हुए अपना एक हाथ उठाया और अपनी हार स्वीकार की। शौर्य ने उसे मुस्कुराते हुए एक नजर से देखा और फिर मुड़कर अपनी जगह पर वापस बैठ गया। लोगों ने स्टेज पर शौर्य को भोला को किसी स्कूल टीचर को पीटते हुए देखा था। ये सारा मुकाबला जो शुरुआत में थोड़ा बैलेंस लग रहा था वो अब एक तरफा हो चुका था। शौर्य ने भोला के पूरे शरीर की ऐसी मरम्मत कर दी थी कि वो उन फटकों से वो पूरा लाल नीला हरा हो गया था। उसके गुरु भी उसकी ऐसी पिता देखकर सोचने लगे कि उन्होंने भी कभी अपने शिष्यों को ऐसा कभी नहीं धोया होगा। सुखदेव भी इस पिटाई को देखकर डर गया था। सामरिक युद्धकला का अभ्यास करने वाले छात्र को अगर ऐसा पीटा गया हो तो उसके जैसे कि शौर्य क्या ही हालत कर देगा। मुकाबले का अगला राउंड तुरंत चालू हो गया। सुखदेव ने डरते सहमते हुए स्टेज पर अपना पैर रखा। शौर्य उसके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। शौर्य ने उसे झुककर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सीधे खड़े हो गया। सुखदेव ने भी शौर्य को पलटकर प्रणाम किया। शौर्य को उसका ये बर्ताव बड़ा अच्छा लगा। शौर्य को सुखदेव को देखकर उसे पीटने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, मगर क्या करे, ये तो मुकाबला है। तो उसने वही डंडा हाथ में लिया और सुखदेव को मुस्कुराते हुए देखने लगा। सुखदेव तुरंत एक आज्ञाकारी छात्र की तरह नीचे सिर झुकाकर भागने की तैयारी में लग गया। वो अपने दिमाग में फिलहाल शौर्य की मार से बचने के बारे में सोच रहा था। शौर्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सुखदेव भी वैसे वैसे अपने कदम पीछे लेकर जाने लगा था। कुछ ही देर में वह मंच के आखिरी छोर तक पहुंच गया। शौर्य ने उसकी हालत देखो तो वह पीछे जाने के लिए मुड़ गया, पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके दोनों पैर जकड़ गए हैं। जब उसने सिर उठाकर सुखदेव को देखा तो वो हाथ में पानी से बनी रस्सी लेकर शौर्य से दूर जाकर खड़ा हो गया और अपने हाथ की पानी से बनी रस्सी को जोरदार झटका दे दिया। उसे लगा कि शौर्य अपना संतुलन खोकर नीचे गिर जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके हाथ की पानी से बनी रस्सी अचानक जम गई और कई टुकड़ों में टूटकर बर्फ बनकर नीचे गिर गई। शौर्य फिर एक बार सुखदेव की तरफ मुस्कुराते हुए जाने लगा। शौर्य ऐसे चल रहा था जैसे कोई पुलिसवाला अपना डंडा हाथ में लेकर चलता है और चोरों को उनकी नानी याद दिलाता है। सुखदेव फिर एक बार आसपास देखकर दौड़ने लगता है, पर अब उसे कोई भी जाल बिछाने का मौका दिख नहीं रहा था। पूरा मंच अब उसे पूरी तरह एक खाली रेगिस्तान लग रहा था। इससे पहले के मुकाबले में सुखदेव मंच को शतरंज के बोर्ड की तरह देखकर अपनी चालें चलता था, पर अब उसका शतरंज का बोर्ड उसे नजर नहीं आ रहा था। शौर्य ने उसके बोर्ड और चालों को निरर्थक बना दिया था। शौर्य की दहशत मंच पर हर कोई महसूस कर पा रहा था। सुखदेव अपनी अजीब उछल कूद भी नहीं कर रहा था, ना ही वो अंधाधुंध इधर उधर दौड़ रहा था। शौर्य को उसके एक भी हमले से डर नहीं था और ये उसका आत्मविश्वास था, ना कि बाकी लोगों की तरह घमंड था। शौर्य ने शांत नजरों से सुखदेव को देखा और बोला, देख भाई, मुझे तेरे साथ ऐसे वक्त बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा होगा कि तू खुद यहाँ मेरे सामने आकर मेरे हाथों मार खा या फिर हार मान ले। नहीं तो अगर मैंने अपनी रफ्तार पकड़ ली तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा।
शौर्य की बात सुनकर सुखदेव सहम गया, पर उसने तुरंत हार नहीं मानी और उसने एक बार और अपने हाथ फैलाए और उसके दोनों हाथों में पानी से बने उर्मी तलवारें बन गई। सुखदेव दांत पीसते हुए बोला, मैं अपनी ये असलियत सभी से छुपा रहा था कि मैं हथियार चलाने में भी माहिर हूं, पर शौर्य तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। इतना कहकर सुखदेव अपने दोनों हाथों में पकड़ी उर्मी तलवारों को इस अंदाज में चलने लगा कि एक पल के लिए शौर्य भी अपनी जगह पर ठिठक गया। शौर्य ने तुरंत एक कदम पीछे लिया और अपने दोनों हाथों को बाहर निकाला और सुखदेव के ही तरह जल तत्व का आवाहन करके अपने दोनों हाथों में दांड पट्टे को प्रकट कर दिया। ये पट्टा चलाने की कला शौर्य ने खुद युद्ध के देवता की विरासत से सीखी थी। शौर्य ने अपने दोनों हाथों में पकड़े पट्टे को ऐसे घुमाया कि सामने नाच रहे सुखदेव के हाथ की उर्मी तलवारों के उसने एक ही झटके से टुकड़े कर दिए। पर सुखदेव कहाँ हार मानने वाले योद्धाओं में से था। उसने पर एक बार टूटी हुई उर्मी को ठीक कर दिया और एक बार और शौर्य पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। इस बार शौर्य के हाथ के पट्टे की ब्लेड्स उर्मी तलवार से कट गए। शौर्य को थोड़ा झटका सा लगा, पर उसने फिर एक बार अपनी टूटी हुई ब्लेड्स को उगा लिया और एक बार फिर लड़ने लगा। शौर्य अपने पट्टे से हर उस वार को निष्क्रिय कर रहा था, वहीं सुखदेव भी शौर्य के हर उस वार को निष्क्रिय कर रहा था। जब शौर्य को लगा कि सामने वाला भी काफी मजबूत है, उसने अपने पट्टे का दाव बदल दिया और सीधे सुखदेव के उर्मी ब्लेड्स के गैप में से उसके नजदीक पहुंच गया और उसे सामने से ही सीने पर एक फ्रंट किक मार दी। सुखदेव को ऐसे वार की बिल्कुल भी कोई कल्पना नहीं थी, जिस वजह से ये वार सीधे उसके शरीर पर हो गया, पर उसने नीचे गिरने से पहले शौर्य पर हमला करने के लिए अपने हथियार की नोक को एक हुक की तरह मोड़ दिया और उसे झटके से खींच लिया। उर्मी के हुक नुमा ब्लेड सीधा आकर शौर्य के पीठ पर धंस गए और शौर्य ने पहना हुआ गुरुकुल का यूनिफॉर्म टर की आवाज के साथ फट गया। सभी के सामने शौर्य का पूरा शरीर आ गया। इस वक्त शौर्य सिर्फ पैजामे में खड़ा था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। इधर सुखदेव शौर्य की लात पड़ते ही दर्द में बिलख उठा था। उसे ऐसा लगा मानो हजारों किलो का कोई वजन उसके ऊपर गिरा हो। सुखदेव के नीचे गिरते ही वो अपना होश खो देता है। शौर्य ने एक लात में पूरा मुकाबला, जो इतनी देर से दिलचस्प लग रहा था, उसे निपटा दिया था। शौर्य को भी लगा कि अब सुखदेव नहीं उठेगा, पर अंपायर के कुछ कहने से पहले ही सुखदेव उठ गया और अपने सीने को पकड़ते हुए शौर्य को देखने लगा। उसने अपने दांत पिसे और अपनी हाथ की पानी से बनी उर्मी को बर्फीली तलवार में बदल दिया। वह अपनी तलवार उठाकर हवा में उछल गया और शौर्य पर किसी शेर की तरह झपट पड़ा, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसका वार शौर्य तक पहुंचता उससे पहले ही शौर्य आगे आया और उसने सुखदेव को हवा में पकड़ लिया और उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। शौर्य ने तुरंत उसका वही डंडा अपनी शक्ति से खींच लिया और उसे पकड़कर सुखदेव की उसने पिटाई शुरू कर दी। शौर्य उसे इस तरह मार रहा था जैसे बेटे की गलती पकड़ने के बाद एक बाप अपने बेटे को पीटता है। शौर्य ने मार मार कर उसका पूरा अंग सुजा दिया। आखिर दर्द सहन ना होने से सुखदेव ने हाथ ऊपर उठाकर हार मान ली। शौर्य ने भी उस डंडे को वापस उसके जगह पर फेंक दिया। मंच पर अंपायर ने आकर मुकाबले का नतीजा जाहिर कर दिया। तभी भीड़ के अंदर से एक लड़का जोर से बोला, शौर्य का तड़का। तभी उसके साथी भी जोर से चिल्लाते हुए बोले, अंग अंग भड़का। इसके साथ ही उस मैदान में हंसी फूट गई। शौर्य भी हंसते हुए वहां से उतरकर अपनी जगह जाने लगा। तभी दामिनी आश्रम का प्रमुख उठकर बोला, रुक जाओ, अभी हमारा हिसाब बाकी है।
ये अखाड़ा है और यहाँ अगर आपको किसी को चुनौती देनी है तो आप सीधा चुनौती दे सकते हो और मैं आज शौर्य को चुनौती देता हूँ। उसने जो मेरे गुरुकुल का अपमान किया है उसके बदले या तो उसे अपने घुटने पर झुककर माफी मांगनी होगी या फिर मेरे साथ दो दो हाथ करने पड़ेंगे।